एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम बीए फर्स्ट ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे और हमारा टॉपिक होगा पेपर सेकेंड, इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कृषि विपणन तथा भंडारण। कृषि विपणन एक बहुत ही रोचक विषय है और इस रोचक टॉपिक विषय पर हम बात करेंगे। इससे पहले हम एक कोटेशन को हमारे ध्यान में कोटेशन आता है। किसान की आवश्यकता की खरीद और उसके उत्पाद की बिक्री कृषि के व्यवसायों की मूल गतिविधियां हैं। मतलब किसान यदि अगर अपनी वस्तुओं को खरीदता है या फिर अपनी वस्तुओं को, किसान को जो आवश्यकता होती है खरीद की और साथ में उस उत्पाद की बिक्री की आवश्यकता होती है और कृषि के व्यवसाय की मूल गतिविधियां हैं, इन बातों को रखी। इन दोनों स्तरों पर उचित व्यवहार मिलने की असमर्थता के कारण किसान अपने उद्यम का पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाता है। ये बातें सारी चीज़ें पहली पंचवर्षीय योजना से निकल करके आई थी। उसके बाद ये सारी चीज़ें आई तो क्यों थी और इसकी अवस्था का क्या कारण था? तो भारत में कृषि विपणन की वर्तमान अवस्था की बारे में हम बात करते हैं। हम बात करेंगे कि भारत के किसान किस तरीके से इन व्यवस्थाओं पर अपने आप को सजग और परिपूर्णता के साथ देखते हैं। आप सब नोट करेंगे अगर नोट करना चाहते हैं तो। और हम चाहेंगे कि इस क्लास को और भी इंटरेस्टिंग और अच्छा बेहतर बनाएं। किसान अपने अतिरिक्त उत्पादन में कई प्रकार से विक्रय कर सकता है। सबसे पहला और सामान्य तरीका यह है कि किसान फालतू फसल ग्राम के साहूकार तथा महाजन एवं व्यापारी को बेचता है। जो उसके पास जो चीज़ें हैं उसको क्या करता है, अपने जो उसके महाजन हैं उसके साहूकार उसके पास क्या करता है, अपने फसल को बेच देता है। व्यापारी स्वयं भी कृषि उत्पादन क्रय कर सकता है या किसी बड़ी वाणिज्यिक फर्म या किसी बड़े व्यापारी का भी करता है, एजेंट बनकर भी फसल खरीद सकता है, ये भी उसके अंतर्गत रहता है। लेकिन यह अनुमान लगाया गया कि जब पंजाब में गेहूं का 60% और तिलहनों का 70%, गेहूं की जब बात की गई वहाँ पर पंजाब में, पंजाब प्रांत की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर गेहूं का 60% और तिलहनों का 70% ये रेशियो था और रुई का 35% उत्पादन ग्राम में ही बेचा जाता है। अब जरा सोचिए, ये बहुत बड़ी ये है, मतलब वहाँ पर कृषि विपणन या फिर जो व्यवस्था है उसकी कितना अभाव है कि अधिक से मतलब आधा से अधिक चीज़ें वहाँ पर बेची जा रही हैं। 60% यानी आधे से अधिक हो गई, 70% यानी लगभग 1/3 हो गई, 35% यानी लगभग थोड़े 10-15% कम, नहीं तो आधे वहाँ भी बेची जाती है। ये सारा रेशियो है। भारतीय किसानों में प्रचलित विक्रय की दूसरी प्रणाली के अनुसार किसान अपने उत्पादों को साप्ताहिक, अर्ध साप्ताहिक या ग्राम बाजारों में ही, जिन्हें हम हाट कहते हैं, हाट आप जानते होंगे, हाट बाजार हाट कहा जाता है, वहाँ बेचते हैं। उसके अतिरिक्त धार्मिक उत्सवों के संबंध में महत्वपूर्ण ग्रामों एवं कस्बों में जो मेले लगाए जाते हैं, फिर जो मेले होते हैं उन पर भी किसान अपने वस्तुओं को बेचते हैं। बेचने से कतराते नहीं हैं, वो समझते हैं कि थोड़े बहुत ज़्यादा उनको मुनाफे वहाँ से मिल जाएंगे, प्राप्त होते भी हैं, ये सारे सिस्टम में भी हैं, मिलने भी चाहिए उनको, क्योंकि बेचारे बहुत ही, आप सब जानते हैं कि भारत का किसान जितना मेहनत करता है, मैं समझता हूँ कि हम समझते हैं कि उतना मेहनत बाकी कोई और राज्य किसान नहीं करते हैं। कृषि विपणन की तीसरी प्रणाली में छोटे एवं बड़े कस्बों में मंडियों में क्रय विक्रय किया जाता है। मंडियाँ उत्पादन केंद्रों से कई मील दूर स्थित भी हो सकती हैं। परिणाम स्वरूप किसान को अपने उपज को मंडी तक ले जाने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से हम कोई भी कस्बा अगर मान लेते हैं, यदि अगर हम उदाहरण के रूप में अगर हम मान लेते हैं, हम अपने अंबिकापुर को ही मानते हैं कि हम अंबिकापुर में हमारी मंडियाँ हैं और हमारा कोई बलरामपुर जिला का है या फिर सूरजपुर जिला का है या फिर बैकुंठपुर जिला का है जहाँ पर मंडियाँ नहीं हैं, अगर वहाँ पर के हैं तो क्या करेंगे ना पड़ेगा उनको अपने स्वयं के साधन से, विशेष साधन से मंडियों तक लानी पड़ेंगी। तो ये विपणन के जो दोष थे या फिर विपणन के ना होना था, ये सारी चीज़ें इस पर अपनी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि विपणन का ही अभाव है
हमको यदि अगर एक दूरी तक ले जाना पड़ रहा है किसी वस्तु को बेचने के लिए, तो हमारी वो नाकामी ही तो है। हमारे राज्य सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की नाकामी ही तो है। तो ये सब विपणन की समस्याओं को देखते हुए उसके बाद आगे, क्योंकि हम बहुत सारे अपने वस्तु या फिर अपने सामान को क्या कर रहे हैं, दूसरे जो मालदार लोग हैं या फिर जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं या फिर हो सकता है वो साहूकार हों, सेठ हों, हम उनके पास औने पौने दाम पे भी बेच देते हैं। तो ये समस्याएं भी ये हैं कि, और इसी के तहत सरकार ने कहा भी है, हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है अभी हाल ही में कि हम हर एक किसानों की कीमतों को दुगनी कर देंगे। तो क्या इस तरीके से दुगनी कर पाएंगे? क्योंकि वहाँ तो साहूकार मुंह फैला करके बैठा है, वो औने पौने दाम पर हमसे खरीदता है और औने पौने दाम पर हमसे बेचता भी है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृषि विपणन के दोष की। क्या क्या दोषें हैं इसमें, क्या क्या समस्याएं हैं, तब तो समझ में आएगा उसका समाधान कैसे निकलेगी। भारतीय कृषि विपणन की दशा बहुत ही बुरी है, किसान बहुत ही निर्धन या अशिक्षित हैं। ये भी सारी बातें सत्य हैं कि हमारे पास हमारे जो किसान भाई हैं या फिर जो हमारे किसान भाई का जो उनकी जो स्थितियां हैं वो बहुत ही बुरी हैं, बेचारे अशिक्षित हैं, निर्धन हैं। उसे अपनी उपज के क्रय विक्रय के संबंध में पूर्ण जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि उसके पास अपनी उपज का संग्रह करने के लिए गोदामों की सुविधा नहीं है, ये उपलब्ध होनी चाहिए। इसी के तहत अभी जो नई कृषि बिल आई थी उसमें एपीएमसी और सारे चीज़ों पे फंडों पे बात किया गया था, तो उसमें वेयर हाउसेस या गोदाम की बात की गई थी। गोदाम घरों की हम बात कर रहे थे, गोदामों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे पास उदाहरण के रूप में अगर हम टमाटर की खेती कर लें या फिर आलू की खेती करते हैं तो क्या ये सीजनल है। एक समय के साथ क्या होती है, जब बारिश आता है तो उसके दाम अचानक से बढ़ने लगते हैं। डिमांड तो वही रहती है, खाने वाले वही रहते हैं, लेकिन एक टाइम आता है तो उत्पादन बढ़ते हैं। जब डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, सप्लाई जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो कीमतें ऑटोमेटिक उसकी कम हो जाती हैं। तो वो एक स्तर है, वो स्तर चलता ही रहता है। उसके साथ ही गोदामों के रूप में उपलब्ध सुविधाओं का यह हालत है कि गांव में 10 से 20% उपज चूहे, चींटी आदि नष्ट कर देते हैं। ये बात भी सर्वोपरि और मानने योग्य है। हम जानते हैं कि हम जितना कमाते हैं, अगर हम यदि अगर 100 कुंटल कमाते हैं, 100 कुंटल की अगर हमको प्रॉफिट होता, लाभ होता, हम खेती करते हैं, तो हमको अगर उसका हम रेशियो लगाएंगे तो बमुश्किल अगर हम उसकी बात करते हैं तो कम से कम नहीं तो हमारा 20% हिस्सा क्या करता है, खराब हो जाता है। और केवल 80% है उसमें भी मैंने बताया भी पहले ही कि हम अपने सामान को, अपने उपज को बेचने के लिए पूरी तरीके से साहूकार और सेठों पर निर्भर हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, दूसरे किसान इतना निर्धन और ऋणग्रस्त मतलब ऋणी होते हैं कि अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए अपनी उपज को महाजन या व्यापारी को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों तैयार हो जाते हैं? क्योंकि वो शुरू से ही जब उनको खेती करने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं तो वो दूसरों से ले करके बेचारे लेते हैं और खरीदते हैं अपना सामान और ले करके फिर अपना खेती करते हैं। तो ये सारी समस्याएं उनके पास होती हैं। तीसरी ये स्थितियाँ आती हैं कि ग्रामीण किसानों में परिवहन की सुविधाओं का भी इतना बुरा होता है हाल, और समृद्ध किसान भी नहीं है उनके पास। काफ़ी जो अतिरेक की बात, सरप्लस की बात होती है वो उपलब्ध होता है, मंडियों में जाना नहीं चाहते, और बहुत सी सड़कें जो होती हैं वो कच्ची होती हैं, बरसात के मौसम में इस्तेमाल करने लायक होते नहीं हैं। आज के भी आपको मैं वर्तमान स्थिति बता दूं तो हमारे देश, भारत देश के ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पर आज भी सड़क का अभाव है, पक्की सड़कें का अभाव है। हालिया के समय में भारत सरकार ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, वो कारगर है, प्रयास उनके कारगर है। उन्होंने प्रयास किया है और वो चाह रहे हैं कि हम पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दें, लेकिन जब तक नहीं है, जब जिनके पास नहीं है उनके पास अभाव तो पाया ही जाएगा, और वो अभाव में अपने जीवन को बेचारे जी रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं उनके। विपणन प्रणाली का दोष भी हम मान सकते हैं, इसको बहुत ही मोटे तौर पर हम मान सकते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है। क्योंकि अगर चीज़ें सही होती तो हम तो तैयार हैं कि चलिए आप हमको बड़ी पक्की सड़कें दीजिए, हमको मंडियों तक सामान को ले जाने के लिए ट्रैक्टर दीजिए, ट्रक दीजिए, ताकि हम अपने सामान को बेहतर पहुंचा सकें। फिर मंडियों के बगल में वेयर हाउस भी दीजिए, हम जब अपने सामान को वहाँ पर रख सकें।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो किसान अड़तिये को अपनी फसल बेचने के लिए दलाल की सहायता लेता है। दलाल और अड़तिये खुले रूप में नहीं बल्कि गुप्त रूप में सौदा करते हैं और दलाल आमतौर पर अड़तियों से मिला होता है, तो परिणाम स्वरूप एक कीमत तय करता है और वो जो कीमत तय करता है वो किसान के लिए वो उतना प्रारूप। अगर हम मानते हैं कि किसी भी सामान की कीमत अगर बाजार भाव उसका यदि अगर 20 रुपये किलो है, तो जब अड़तिये या फिर दलाल के द्वारा जो रेट फिक्स किए जाएंगे वो दलाल करेगा 12 रुपये और किसान को देगा 11 रुपये। 1 रुपये दलाल खा लेगा और अड़तिया फिर उससे 7 रुपये अड़तिया कमा लेगा। तो इस तरीके से गलत तरीके से गलत लूट मचा करके किसानों का शोषण किया जाता है, जो कृषि विपणन व्यवस्था के बहुत ही बड़े दोष हैं और उनकी समस्याओं का कारण भी हैं। इसके साथ ही ये भी है कि उनके पास जो किसान हैं, हमारे किसान भाई जो प्रारूपित रूप में रहते हैं, उनके पास अभाव भी होता है कि वो अपने सामान को कहाँ पर बेचें, किस मंडी पर बेचें, किस दाम के साथ बेचें, किस भाव में बेचें, तो उसका भी उनके पास जानकारी का अभाव होता है। सरकार आज प्रयास कर रही है कि किसी न किसी तरीके से उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। कुछ ऐप्स और कुछ इंटरनेट मोबाइल के माध्यम से उन तक सूचना पहुंचाने का प्रयास कर रही है, ताकि उनका जो अपना स्वयं का जो फसल का जो कीमत है वो कीमत वो पा सकें। अब है कि कृषि विपणन को उन्नत करने के उपाय। सरकार क्या क्या उपाय कर रही है, इनको हम डिटेल्स पे देखेंगे। इतना सबको समझ में आ गया होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। हम पढ़ रहे हैं कृषि विपणन एवं भंडारण की सुविधा भारत देश के संदर्भ में, भारतीय कृषि के संदर्भ में। ये BA प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर का हिस्सा है। कृषि विपणन पेपर सेकंड का भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। अब भारत सरकार कृषि विपणन की परिस्थितियों को उन्नत बनाने के लिए करने के लिए जागरूक है। उन्हें सुधारने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। उनमें अखिल भारतीय भंडारगृह निगम ऑल इंडियाज बेवरेज वेयर हाउस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है, जिन्हें हम AIWC बोलते हैं, की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य कस्बों तथा मंडियों में गोदाम कायम करना और उनका प्रबंधन करने के साथ साथ उनको पर्याप्त रूप से चालू करना और चालू करने के साथ साथ ही उनको पर्याप्त रूप से उनको मतलब उपयोग होने के लिए लाना। साथ ही ये है कि ग्रामों में गोदामों की संख्या बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों को अनिवार्य वित्तीय व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब ये जो वित्तीय समितियाँ, सहकारी समितियाँ, ये क्या है, तो इनको हम समझने का प्रयास करेंगे तो समझेंगे किसानों की उपज के क्रय विक्रय करने के लिए जो समितियाँ होती हैं, सहकारी विपणन एवं विधायन समितियाँ, जिन्हें कोऑपरेटिव मार्केट्स और प्रोसेसिंग सोसाइटीज़ कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम सोसाइटी कहते हैं। जहाँ पर अगर इस क्लास को देख रहे होंगे, इस क्लास में पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो किसान होंगे। किसान है ना आप लोग? जो किसान होंगे, किसान भाई बहन होंगे वो किसान भाई बहन के माता पिता जो भी किसान हैं हम लोग, तो अपना जब धान होता होगा, गेहूँ होता होगा, चावल होता होगा, जो भी होता है, जिस वस्तु का भी उत्पादन करते हैं, तो उस वस्तु के उत्पादन को बेचने के लिए वो बाज़ार में जाते होंगे। तो बाज़ार में जा करके वो सरकार के द्वारा जो समुचित व्यवस्था कराई गई है, मंडियाँ, सहकारी समिति हैं, मंडियाँ हैं, जिन्हें हम सोसाइटी बोलते हैं, वहाँ वो बेचने के लिए जाते होंगे। तो इन सब की व्यवस्था करना सरकार का यही मंशा था कि इन सब की व्यवस्था करके, वेयर हाउसेस की व्यवस्था करके क्या करें, हम अधिक से अधिक मात्रा में जो किसान हैं या फिर जो उनकी उपज हैं, तो उपज की जितनी भी मात्रा है, जितनी मात्रा वो बेचना चाहते हैं, उन सारे मात्राओं को क्या करें कि कम से कम हम उनको बेचें, तो उनकी उचित कीमत तो उनको दिलाएं। ये भी सरकार का ध्येय रहा है। अब हम लोग कृषि विपणन को आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बात करेंगे सहकारी विपणन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग की। ये कृषि विपणन का ही हिस्सा है। 1954 से पूर्व सहकारी शाखा समितियाँ, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की अपेक्षा सहकारी विपणन समितियाँ पृथक रूप से स्थापित की गई थी, मतलब अलग अलग थी। किंतु सन 1954 में तक किसानों को उधार देने के लिए और अतिरिक्त उपज, सरप्लस प्रोडक्ट के क्रय विक्रय के लिए बहुउद्देशीय समितियां, मल्टीपर्पज सोसाइटी चालू की गई। सहकारी विपणन समितियों की कार्यावधि इस प्रकार थी कि समिति के सदस्य अपनी अतिरिक्त उपज समिति को बेचने के लिए तैयार हो जाते थे, और हम जितना भी कमाते थे, जो भी हम कमाते थे, जितना भी कमाते थे, उसमें से एक हिस्सा हमको वैधित था कि नहीं, मतलब आप सहकारी
विपणन समिति में ही बेचेंगे अपने उपज का उस भाग का। उसके बाद ये आई कि आगे जब हमने बढ़ा और हम आगे की जब हम बात किए तो समिति के सभी सदस्यों की उपज को एकत्रित करती है और ग्राम के सभी सदस्यों से भी जो अपनी उपज को बेचना चाहते हैं खरीद लेती है और यह उपज का विधायन या प्रोसेसिंग कर मंडी में बेचा जाता है। इस कारण बिचौलियों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यदि प्रचलित कीमतें जो करंट प्राइजेस हैं अनुकूल ना हो तो भविष्य में कीमतें बढ़ने की आशा के साथ वो समिति क्या करती है, वस्तु का स्टॉक भी अपने पास किए रहती है और करती है। क्योंकि यदि अगर मैंने कहा भी था अभी कि हम बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं हमारे पास कि जिसके कीमतें शुरू में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होती हैं, गिरने लगती हैं। गिरने इसलिए लगती हैं क्योंकि डिमांड तो हमारे पास 100 ही है, लेकिन सप्लाई 150 हो जाएगा तो कीमतें गिरने लगेंगी। तो उसी 150 में जो अतिरिक्त 50 हो गया है उसी के वजह से कीमतें क्या हो रही हैं, गिर रही हैं। तो इस सोसाइटी का ऐसा निर्माण क्या कराया जाता है, फिर ऐसा सेटअप बनाया जाता है कि यदि अगर कीमतें अगर कम हैं तो क्या करेंगे कि वो स्टॉक को अपने पास संग्रहित कर लेंगे और फिर जब कीमतें बढ़ेंगी तब जा करके फिर उसको बेचेंगे। अब इन सहकारी समितियों से क्या लाभ आया या फिर सहकारी विपणन जो समितियाँ इनकी इनसे क्या प्रॉफिट मिला उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कुछ पश्चिमी देशों में सहकारी विपणन बहुत ही सफल हुआ। दुग्ध पदार्थों के सहकारी विपणन के लिए डेनमार्क विश्व प्रसिद्ध है। आप लोगों को पता होगा, जानते भी होंगे आप लोग, डेनमार्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पूरे विश्व में ये मिल्क प्रोडक्शन जो होता है, मिल्क प्रोडक्ट होता है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है, पूरा वर्ल्ड फेमस है। सरकारी आधार पर कृषि विपणन के कुछ अनेक ये फायदे हैं और जो मुख्य बातें हैं। पहला, विपणन समिति व्यक्तित्व सौदा शक्ति का प्रतिस्थापन सामूहिक सौदा शक्ति द्वारा की जाती है। किसान स्वयं निर्बल है परंतु विपणन समितियां बलवान होती हैं। यदि अगर अपनी वस्तु का सौदा करना चाहते हैं तो मैं तो मान लीजिए मैं किसान हूँ, मैं निर्बल हूँ, लेकिन अगर मेरी समिति में अगर मैं जाऊँगा तो मेरी समिति के पास एक ऐसा ताकत है कि वो हम सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर वो बात करती हैं और वो जो सौदा करेंगी वो मेरे एक के सौदे से कहीं ज़्यादा बेहतर सौदा कर पाएंगी। तो इसका लाभ भी हमको मिलता है। दूसरी बात की, यह समिति किसानों को अग्रिम देती है और उन्हें अच्छी कीमतों की प्रतीक्षा करने के योग्य बनाती भी है। उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, उनको वेट कराया जाता है कि आप रुकिए, वेट करिए, उसके बाद आप बेचिएगा वस्तुओं को। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य आवश्यकताओं के लिए ऋण भी देती है। अगर उनको ज़रूरत है और अन्य आवश्यकताओं के लिए तो उनको ऋण भी प्रदान किया जाता है। साथ में भंडारण सप्लाई की मात्रा पर नियंत्रण करती है और कीमतों को प्रभावित करती है। यदि अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो सप्लाई बढ़ा देंगी, कीमतें ऑटोमेटिक कंट्रोल पे रहेंगी। अगर कीमतें घट रही हैं, नीचे चल रही हैं, और क्योंकि सप्लाई बहुत अधिक आ जाने के बाद कीमतें क्या होती हैं, ऑटोमेटिक गिर जाती हैं, तो उसको मॉनिटरिंग करने का भी विपणन समिति काम करती है। तो मोटा मोटी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कृषि विपणन का जो समस्त मूल्यांकन विश्लेषण हमको ये समझ में आएगा, देखने को हम प्राप्त होगा कि सरकार के द्वारा जितने भी प्रयास किए गए कृषि विपणन के संबंध में, चाहे वो मंडी व्यवस्था की बात हो, चाहे वो APMC के गठन की बात हो, चाहे वो सहकारी विपणन समिति की गठन की बात हो जो 1954 से चल रही है, उसके पूर्व से आई थी, और आज तो हम सब जान रहे हैं मॉडर्न ट्रेडिशन जो हमारा कृषि का जो तरीका है और जो कृषि के साथ साथ जो विपणन करने का, भंडारण करने का जो तरीका है वो और भी बेहतर होता चला जा रहा है। उसके साथ ही हम लोग इसके क्षेत्र में कुछ सुधार के बारे में भी बात करेंगे। तो सुधार के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमको समझना है कि सहकारी विपणन समितियों के विकास के लिए काफ़ी बड़ा क्षेत्र उपलब्ध है। सर्वप्रथम उच्चतर खेती यानी बेटर फार्मिंग्स, वित्तीय और विपणन का संयोजन की आवश्यकता होती है। आज यह प्रयास किया जा रहा है कि अनेक ऐसी समितियाँ कायम की जाएँ जो तीनों सेवाओं को उपलब्ध करा सकें, क्योंकि कृषि विपणन समिति की जो अलग अलग सेवाएं हैं, उनकी सुविधाएं हैं, उनको भी हम उपलब्ध करा सकें। दूसरा यह है कि जो सेकंड पॉइंट है वो यह है कि विपणन समितियों को कृषि वस्तुओं के विधायन कार्य करना चाहिए। बहुत सी वस्तुओं का विक्रय से पहले विधायन कर लिया जाए, मतलब उनको अच्छे से विकसित कर लिया जाए, विवर्तित कर लिया जाए कि उनके जो कीमतें हैं उनको पर्याप्त कीमतों के लिए उनको बनाया जा सके। सहकारी विपणन समिति की प्रगति के बारे में अगर हम बात करेंगे, कुछ उसी के संबंध में हम लोग बात करते हैं, तो भारत सरकार और रिजर्व बैंक के सक्रिय प्रोत्साहन के अधीन सहकारी विपणन ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी प्रगति की है। इन 4-5 राज्यों की हम बात करते हैं क्योंकि ये अत्यधिक कृषि बाहुल क्षेत्र हैं
और साथ में ये भी है, हम इस पर अगर चर्चा करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि सदस्यों के लिए रुई की धुलाई करती है, इस प्रकार की उन्हें काफ़ी लाभ पहुंचती है। क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र विशेषकर कपास, आप लोगों ने सुना होगा, मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग है जो मूंगफली और कपास के लिए जाना जाता है। मालवा का पठार है जो मूंगफली के और कपास के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र की जो काली मिट्टी है, गुजरात की जो काली मिट्टी है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में कपास के लिए अनुकूल होती हैं। उसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार की गन्ना विपणन समितियों अपने सदस्यों के हितों के कारखाने के लिए चीनी कारखानों के विरुद्ध रक्षा करती हैं और गन्ने की गुणवत्ता को उन्नत करने में सहायता प्रदान करती हैं। मतलब ये विपणन, सहकारी विपणन समिति की प्रगति का द्योतक है ये सहायता पूर्व, क्योंकि वो किसान को पकड़ करके रखना चाहती हैं एक बॉन्डर के साथ कि यदि अगर हमारे किसान अगर गन्ना को उत्पादन करते हैं तो हम उनकी क्वालिटी के साथ साथ हम उनके अच्छी कीमतों के भी प्रभावी ढंग को देखेंगे। ये सहकारी विपणन समिति का प्रगति का द्योतक है। साथ ही ये भी है कि वे धन राशि अग्रिम एडवांस के रूप में देती हैं और ग्रामों में कल्याणकारी योजनाएं क्रियाएं भी चलाती हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त वे कारखानों को गन्ना उपलब्ध कराती हैं और बीजों एवं उर्वरकों के क्रय के लिए वित्त उपलब्ध कराती हैं। ये सारी सहकारी विपणन समिति के कार्य हैं, उनकी प्रगतियां हैं, क्योंकि वो इस तरीके से ऐसा काम करके चाह रही हैं कि किसी न किसी तरीके से हम सरकार को एक डिफेनिटिव मोड पे लाकर खड़ा करें और उस मोड पर लाकर खड़ा करने के पश्चात ही उनको देश के साथ, अपने प्रदेश के साथ ऐसा हम ऊंचे स्तर तक ले जाएं। ये सब भी उनके अंतर्गत थी। साथ ही महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थितियां थी जो तंबाकू, फलों, सब्जियों आदि के क्रय के लिए विशेषज्ञता प्राप्त कर चुकी हैं। वे सदस्यों को उपज कमीशन के आधार पर बेचती हैं। मतलब यदि अगर हमारे पास जिन जिन चीज़ों की महारता है या फिर जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम क्या करेंगे, उसको पूरे राज्य में बेचेंगे। सहकारी विपणन नियंत्रणों में 6000 से अधिक प्राथमिक विपणन समितियां कार्य कर रही थी, जिनमें से 3500 विशेष वस्तु विपणन समितियां थीं। मतलब ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद इस फेडरेशन को बदल करके आगे हम बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जिन्हें नफेड के नाम से जाना जाता है, नफेड, NAFED, आप लोग ध्यान रखेंगे। नफेड किसको बोलते हैं, तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन कार्य कर रहा है अभी हाल के टाइम पे। सहकारी विपणन के अतिरिक्त सहकारी विधायन कोऑपरेटिव्स कॉर्पोरेशंस की काफ़ी प्रगति कर रही है। साथ ही सहकारी विपणन समितियों ने 1972-73 का आंकड़ा है में 920 करोड़ रुपए की कृषि उपज का क्रय विक्रय किया था, परंतु इसकी मात्रा आज 1995-96 में बढ़ करके 11,500 करोड़ हो गई थी। और ये चीज़ें नित्य दिन ही बढ़ती चली जा रही हैं। और इसका अगर हम मोटा मोटी अगर हम निष्कर्ष निकालने का हम प्रयास करें तो हम देखेंगे कि जो नाशवान वस्तुएं हैं, फिर जो चीज़ें जल्दी से खराब हो रही हैं, उन चीज़ों का विशेषकर ध्यान दिया जा रहा है इस पर, सहकारी विपणन समितियों पर, कि हम उसके लिए बड़े बड़े वेयर हाउस और गोदाम घर बना दें ताकि उनके जो व्यवस्थाएं हैं, फिर जो उनके लिए चीज़ें चल रही हैं, उसको हम कंट्रोल में ला सकें। हमारा आज का क्लास विशेषकर कृषि विपणन पर ही था, लेकिन हमने कृषि विपणन को भी देखा, साथ में सहकारी विपणन समिति को भी देखा और उसकी प्रगति को भी देखा, उसकी समस्याओं को भी देखा और किस तरीके से सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि विभिन्न जो राज्यों की मैंने बात की वहाँ पर विशेषकर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि वहाँ के किसानों को एक्स्ट्रा एफर्ट और सुरक्षा दे करके उनको परिपूर्ण बनाया जा रहा है। निष्कर्ष के संबंध में अगर हम बात करेंगे, अगर हम निष्कर्षता की तरफ पहुंचेंगे तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कृषि उपज एवं अन्य अनुसूचित वस्तुओं के उत्पादन, विधायन, संग्रहण और विपणन का कार्य सहकारी समितियों द्वारा कराता तो है। साथ ही इस निगम को अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए उनमें सहकारी कार्यक्रम में डेयरी फार्म खोलना, मुर्गी फार्म खोलना, मत्स्य पालन और छोटी वन उपज, जिन्हें हम लोग आज वानिकी का काम भी कहते हैं, उसको भी उपलब्ध कराना है। साथ ही उनको प्रोत्साहन देना है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में किसान जुड़ करके देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। और एक एक किसान, हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि हम जितने इस क्लास में जुड़े भी हैं आज, या फिर जो लोग हमारे वक्तव्य को सुन रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मिट्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा उपज का हमको दाम मिलना उस रहकर होगा। और इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम ध्यान में रखेंगे कि एक मजबूत कृषि विपणन की व्यवस्था करने के लिए सरकार नित्य दिन अग्रसर है और उसी
उसी जो मजबूत कृषि विपणन की व्यवस्था करने के लिए सरकार जो आज व्यवस्थाएं कर रही हैं, और जो व्यवस्थाएं जो नई कृषि अधिनियम का बहुत सारा विरोध भी हो रहा है, आप सब लोगों ने देखा भी होगा टीवी न्यूज़ चैनल सब में कि बहुत सारा विरोध कर रहे हैं। तो हम इन सब विरोध को, चूँकि हमने कहा भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम आने वाले 2024 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो किसी न किसी माध्यम से बड़े बड़े वेयर हाउस का उदाहरण के रूप में आप अगर जान रहे होंगे तो आप अगर आज 1 किलो आलू आप 20 रुपये में खरीदते हैं, लेकिन वही है अगर पोटैटो अगर आप चिप्स खरीदने लेस खरीदने के लिए जाएंगे तो 5 रुपये में केवल महज 10 ग्राम या 20 ग्राम मिलता है। तो सोचिए कि उसकी प्रोसेसिंग जो की हुई होती है, ये सारे कार्यक्रम किए होते हैं। तो सरकार चाह रही है कि किसान खुद अपने वस्तु का मूल्य निर्धारण करता बने, बल्कि मंडी APMC या फिर सरकार ना बने। जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसी के अंतर्गत भी लाया गया है उसको, कि सारी कृषि विपणन समितियां और जो सहकारी समितियां, जो कोऑपरेटिव बैंक है या फिर जो सोसाइटीज़ हैं जहां पर किसान के वस्तु क्रय विक्रय किया जाता है, तो वहां पर वो अपने हक के साथ जाकर कह सके कि नहीं, हाँ, हमारे वस्तु की इस कीमत पर हम बेचेंगे और हमारी वस्तु का ये कीमत होना चाहिए। आप सबका धन्यवाद, बहुत सारा आभार। और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया आज का जो ये कॉन्सेप्ट था भारतीय कृषि के संबंध में, कृषि विपणन समिति और सहकारी विपणन समिति के संबंध में जो हमारा क्लास था, वो क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। आप सभी से आग्रह है कि कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें, और ताकि और साथ में आपको जिन जिन टॉपिक्स को समझ में नहीं आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी में, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपके लिए और भी नए और अच्छे, इंटरेस्टिंग और अच्छे बेहतर तरीके से नए नए क्लास को ला सकूं और आपके समक्ष प्रेजेंटेशन दे सकूं, प्रेजेंट कर सकूं। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।